महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक और सेक्शन है इंडिजिनस पीपल यानी कि ट्राइबल्स। तो जब हम वीकर सेक्शन की बात कर रहे थे तो एल्डरली पीपल की बात हम लोगों ने की कल, ट्रांसजेंडर्स की। तो आज हमारा टॉपिक में हेल्थ लूँगा इसके बाद, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा ट्राइब्स इन इंडिया। ये भी वनरेबल सेक्शन है जिनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है प्रशासन को। सोशल इश्यूज में आएगा, ठीक है ना, सामाजिक मुद्दे। तो जब हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, सोशल इश्यूज की, वनरेबल सेक्शंस की, तो ट्राइबल, तो फिर से वही वाली चीज़ जो एक पैटर्न है आपको करना है। डेफिनेशन, सबसे पहले ट्राइब्स की डेफिनेशन। देखिए, ट्राइब्स वाला क्वेश्चन आपको लिखना ही है मेंस में। ट्राइब्स का क्वेश्चन जो है ना, जो भी व्यक्ति एमपीपीएससी का मेंस देगा, यूपीएससी का मेंस देगा, उसको जाके ट्राइब्स वाला क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा तैयार होना चाहिए, 12 महीने तैयार रहना चाहिए। इंटरव्यू में भी ट्राइब का क्वेश्चन आता है, मेंस में भी, प्री में भी। तो ट्राइब्स इन इंडिया या ट्राइबल प्रॉब्लम या ट्राइबल चैलेंज फॉर ट्राइब्स, और ऐसा कोई भी चीज़ है, ये दोनों के लिए चैलेंज है। ट्राइब्स के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। तो ट्राइब वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। 3 पेज में नोट्स बना के रख लीजिए और पूरा डेटा रट लीजिए। डेटा होना चाहिए, कितना परसेंट ट्राइब है। तो लगभग 8.5% इस देश की पॉपुलेशन ट्राइब है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के हिसाब से 8.5% लोग ट्राइब्स हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि ट्राइबल लोग जो हैं वो आपको रूरलाइजेशन या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, अर्बन एरिया में नहीं रहते। तो उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में, वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करें तो सांस्कृतिक रूप से उनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर, बहुत ही अलग कल्चर है। हाँ, बहुत ही अलग कल्चर मिलेगा आपको। होमोजीनस नहीं होते, जैसे होमोजीनिसिटी यहाँ होती है वैसी नहीं होती उनमें, बहुत अलग अलग होता है। सोसाइटी जो होती है वो होमोजीनस नहीं होती। लैंग्वेज अलग अलग होती है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज, रिचुअल्स। तो ट्राइब्स के ये जनरल फीचर्स हैं जो आपको लिखना है नोट्स में। अब हम सोशल इश्यूज में आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम। ऐसे डिवीज़न करके लिखने की आदत डालिए, ज़्यादा नंबर आएंगे। कई लोग 8-10 प्रॉब्लम को एक साथ लिख देते हैं, उसके बजाय 5 सोशल प्रॉब्लम लिख दी, 5 कल्चरल लिखी, 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखी, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लिखी, 5 लीगल प्रॉब्लम लिख दी। लीगल अवेयरनेस नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज़ है डिजिटल डिवाइड, ट्राइब्स के साथ में सबसे ज़्यादा है। कितना ट्राइब्स के लोग कितना एटीएम यूज़ कर पाते होंगे और कितना स्मार्टफोन यूज़ कर पाते होंगे, कितना सोशल मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कर पाते होंगे ट्राइब्स वाले, ट्राइबल पीपल।
अगर 8% जनसंख्या मतलब 12 करोड़ 13 करोड़ लोग हैं, 8.5%, तो 13 करोड़ लोगों में से आप उम्मीद करके बताइए मुझे कि कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे ट्राइब्स के। फ़ोन पे बात करना अलग चीज़ है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना अलग चीज़ है। स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज़र के तौर पे ऐप यूज़ करना, एप्लीकेशंस यूज़ करना, बैंकिंग को यूज़ करना उस पर। आप और हम जैसे यूपीआई बनाते हैं, गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो ट्राइब्स में से कितने लोग इसको करते होंगे? कम होंगे ना। तो इसका मतलब डिजिटल डिवाइड अगर भारत में बहुत बड़ा गैप है, तो वो ट्राइब्स के के साथ ज़्यादा बड़ा गैप ट्राइब्स में ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई अब थोड़ी सी, टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ वो बहुत कम करते हैं, अपने एग्रीकल्चर में भी कम करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ट्राइब्स के साथ जब हम इस तरह से बात करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इनडेटनेस, कर्जा, ऋणग्रस्तता, हमेशा ऋणग्रस्त रहते हैं। साहूकारियों में बैंकों से लोन कम लेते हैं, वो साहूकार से उधार ज़्यादा लेते हैं। जो वहाँ गांव में साहूकार होता है, उनके जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हीं से कर्जा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। लैंडलेसनेस, लैंड एलिनेशन, जमीन से सबसे ज़्यादा लोगों को अलग किया गया। भूमि से पृथक्करण, लैंड एलिनेशन मतलब भूमि पृथक्करण। उनकी ज़मीनों पर दूसरों का कब्जा है। वो ऑनर तो हैं कागज़ में, लेकिन वो ज़मीन पोजीशन उनके पास नहीं है, दूसरे के पास है पोजीशन। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ रही है। बैंकिंग को यूज़ नहीं कर पाना, ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाना, और ऋणग्रस्ता तो आपको सबसे पहले बताई मैंने। फसल की कम कीमत मिलती है उनको, बिचौलिए ज़्यादा फायदा, मिडिल मैन ज़्यादा फायदा उठाता है। वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके लाते हैं, फूड गैदरिंग और कलेक्शन, और जो इकट्ठा करके, वो गोंद इकट्ठा करके लाते हैं तो 100 रुपये में खरीद लेता है, वो मार्केट में 1000 रुपये में बेचता है। बनिया जो है उस इलाके का 1000 रुपये में बेचता है। 900 रुपया प्रॉफिट किसको मिला? बनिया को। आदिवासी से तो 100 रुपये में खरीद लिया। ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप बहुत कोई बड़ा काम कर रहे हैं। आदिवासियों की समस्याएं और वो सब आप अगर लिखना शुरू करेंगे और कैटेगराइज कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। तो फिर दूसरे नंबर की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल काम है। उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरियाज़ में रहते हैं, दूर दराज के पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। तो रिमोट एरिया में रहना, हिली एरिया में रहना, हिली रीजन्स में रहना, रेवेन्यू विलेजेस नहीं है, फॉरेस्ट विलेजेस में बड़ी प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट विलेजेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मीन्स उनका कोई टेबुलेशन नहीं होता, उनका कोई रोल कॉल नहीं होता, मस्टर रोल नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता कितने दिन इन्होंने काम किया है, कितनी पेंशन मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सोशल सिक्योरिटी दोनों जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। ठीक है। फिर कॉजेज अगर आप लिखेंगे, कारण क्या है इन सब प्रॉब्लम का, तो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नए टाइप के, नए जमाने के कानून, न्यू लीगल फ्रेमवर्क। आए दिन गवर्नमेंट से नए नए पॉलिसीज आती रहती हैं, वो समझ ही नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं। लो लिटरेसी, कम साक्षरता, मैं गिना तो रहा हूँ आपको, कितने सारे कारण बता रहा हूँ। यही सब लिखना होता है, कोई बहुत अलग से कुछ नहीं लिखना होता। ये मैं बता रहा हूँ, ये लिखना है। मैं बता रहा हूँ उसका आधा भी लिख दिया तो आप कलेक्टर हो जाओगे। वैसे ये है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये भी याद नहीं रहता।
ये भी बिल्कुल याद नहीं रहता। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होता है उनके अंदर, मानव दुर्व्यापार, उनको बेच देते हैं लोग दूसरी जगह, उनकी महिलाओं को बेच देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन उनसे करवाया जाता है। उनके कल्चर में नहीं है, लेकिन उनके कल्चर में खुलापन है। फीमेल फेटिसाइड नहीं होता आदिवासियों में, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती, इस वजह से तो उनका सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, सेक्स रेशो अच्छा मिलता है आदिवासियों में। तो उसका कारण है कि वो फीमेल फेटिसाइड नहीं करते, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते। इसका मतलब वो कन्या को बोझ नहीं मानते, इसका मतलब उनमें ऑनर किलिंग नहीं होती, कन्या को ऑनर नहीं मानते, वो ऐसा नहीं मानते कि हमारे सम्मान का विषय है, इसलिए उनकी लड़कियों का सौदा बहुत आसानी से कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, वो बुरा नहीं मानते, तो वो आसानी से टारगेट बनते हैं, तो उनकी कालाबाजारी हो जाती है, ट्रैफिकिंग हो जाती है, दुर्व्यापार हो जाता है। ट्रैफिकिंग मीन्स दुर्व्यापार। जब कभी कहीं दुर्व्यापार होता है किसी भी चीज़ का, ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब जो मादक पदार्थ हैं, ओपियम है, स्मगलिंग वाला जो भी काम होता है, उसको हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों का दुर्व्यापार, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, महिलाओं का दुर्व्यापार। तो सब जगह ट्रैफिकिंग का मतलब हिंदी में दुर्व्यापार। तो टर्मिनोलॉजी भी सब लोग समझते जाइए, और इंग्लिश हिंदी दोनों समझिए, क्योंकि दोनों में पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, मेंस में आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। एग्जैक्ट मीनिंग तभी समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वो इंग्लिश को ही बोलते हैं कि इंग्लिश को ही स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ये उनका मानना रहता है, बोलना रहता है। ऊपर लिखा भी रहता है कि हिंदी रूपांतर नहीं बल्कि इंग्लिश रूपांतर माना जाएगा। दिया है हमने हिंदी, कोशिश की है ट्रांसलेशन करने की, लेकिन हम स्टैंडर्ड किसको मानेंगे? इंग्लिश वाले को, ठीक है ना। तो फिर ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो अभी मैं मेंस में राइटिंग सिखा रहा हूँ, 15 सितंबर के बाद मैं आपको फोकस करूँगा प्रीलिम्स के हिसाब से वो करने का। तो इन दिनों में आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। फिर एकदम से होती नहीं, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा लिखना सीखें। कल का लेक्चर भी हमारा सुनिएगा, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वही बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ढेरों बच्चों का प्री हो भी जाता है तो वो ये चीज़ नहीं आ पाती। तो कॉजेज ये हुआ, गंदगी में रहना पड़ता है, ये एक समस्या। स्लम में रहते हैं अधिकांश उनका निवास जो होता है कहाँ रहता है? स्लम में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। पोल्यूटेड पानी, कंटामिनेटेड वाटर मिलता है उनको, कंटामिनेटेड फूड मिलता है। न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं होता, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उनके अंदर, नॉरिशमेंट ठीक नहीं मिलता, क्योंकि अपनी ज़िंदगी, अपने जो डेली जो उनका कमाई होता है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा वो खाने पे खर्च करते हैं। तो प्रोटीन डाइट कैसे लेंगे? ड्राई फ्रूट कैसे खाएंगे? मिल्क प्रोडक्ट कैसे खाएंगे? इतना पैसा नहीं होता। इसलिए उनमें एनीमिया और बहुत सारी बीमारियां भी रहती हैं। जल्दी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो बहुत आसानी से बीमारियां पकड़ लेती है। इलाज नहीं करा पाते हैं तो बीमारी ज़्यादा, कॉन्टाजियस डिजीजेज जो हैं, संक्रामक बीमारियां, वो एक दूसरे में फिर कम्युनिटी में फैलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके अंदर। बच्चों को कम उम्र में काम पे लगा देते हैं, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता, सरकार की सुविधाएं नाम मात्र की हैं। तो फिर एजुकेशन, और ख़ास करके उनके यहाँ जो स्कूल्स होते हैं, आश्रम स्कूल्स, और उसमें जो टीचर्स हैं वो ड्यूटी करने के लिए नहीं जाते, पढ़ाने के लिए जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो रिमोट एरिया में, रूरल में है, वहाँ कौन देख रहा है जंगल में कि स्कूल खुला है कि नहीं। इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं होता, सुपरविज़न नहीं होता,
चीज़ें समझ में आ रही है क्या क्या दिक्कतें हैं? मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब लिखने वाली बात है। करप्शन, सर्टिफिकेट बनाने में, किताबें देने में, स्कॉलरशिप देने में करप्शन, जमीन जायदाद के कागज़ देने में करप्शन, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो करप्शन का शिकार हो जाती हैं। उनके लिए जितनी भी सुविधाएं आती है, मुआवजा, खास करके मुआवजा जो बढ़ता है ना, मुआवजा बढ़ता है ना, जैसे उनकी ज़मीन ले ली आपने, तो विकास योजनाओं में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन, वो आदिवासियों का होता है। डैम बनाया तो पानी भर गया, तो अधिकांश आदिवासी गांव, तो मैंने अभी फॉरेस्ट विलेज वाली प्रॉब्लम बताई, वो रेवेन्यू विलेज भी नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आदिवासी रहते हैं, वहाँ पटवारी नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सिटीज़न भी नहीं माना जाता, क्योंकि वो रेवेन्यू विलेज नहीं है, वो फॉरेस्ट विलेज है। उसका सेंसस भी नहीं होता और उसका कोई थाना भी नहीं है जहाँ FIR, तो जुरिस्डिक्शन एरिया भी नहीं है उसका, फॉरेस्ट है। ये बीचों बीच इंडिया में, मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा है। फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज बनने से फ़ायदा ये है कि राशन की दुकान खुलती है, स्कूल खुलता है, कार्ड बनता है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, राशन मिलने लगता है, आधार कार्ड बनता है, बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है। किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के साथ मारपीट होती है, तो पुलिस थाने में जा सकते हैं, उसका पुलिस थाना लगता है कि हमारा थाना वहाँ लगेगा। तो जंगल में तो बहुत सारा इलाका ऐसा है जिसका कोई थाना ही नहीं है, जिसका कोई पटवारी नहीं है, जिसका कोई टीचर नहीं है, जिसका कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो रेवेन्यू विलेज बनने से ये सारे लाभ मिलते हैं। तो ट्राइब्स की प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कुछ करना है तो इन्हीं लोगों के लिए कुछ करना होता है। जैसे हमारे घरों में भी अगर मान लिया जाए सब लोग बड़े हैं, तो किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, तो कोई बस में बैठ के निकल जाएगा, कोई कार से निकल जाएगा, कोई, लेकिन किसी बच्चा है तो उसको स्कूल छोड़ना होगा, वो डिपेंडेंट है। तो उस घर में अगर कोई 3 साल का बच्चा है या पहली बार स्कूल जा रहा है, 5 साल का है, 6 साल का है, छोटी क्लास में है, स्कूटी नहीं चला पाता, अभी साइकिल से नहीं जा पाता, तो फिर घर से किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगती है ना कि ये उसको ले जाएगा और लाएगा। वैसे ही इस देश में जो कलेक्टर्स हैं, SP हैं, उन लोगों की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ट्राइब्स के प्रति बनती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है। आप कहोगे यही क्यों पढ़ा रहे हैं और इसी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि घर में भी हर कोई व्यक्ति यही पूछता है कि उसको स्कूल छोड़ा क्या, पहुंच गया क्या वो? अच्छा तुम गए थे आज छोड़ने के लिए, अच्छा फिर कल तुम चले जाना। कुछ बात समझे? काम उसी का बांटा जाता है जो वनरेबल होता है, जिसके लिए काम करना है। तो कलेक्टर बनने के बाद इस देश में अगर कुछ करना है किसी को, तो वो विकलांगों के लिए करना है, वो महिलाओं के लिए करना है, वो छोटे बच्चों के लिए करना है, वो मरीजों के लिए करना है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए करना है, जो ट्राइब से जंगलों में रहती है उनके लिए करना है। इसी को बोलते हैं वनरेबल सेक्शंस, वीकर सेक्शंस। आ गया ना सब? जिसको सहायता की ज़रूरत है उसी का तो क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि कलेक्टर बनने के बाद उसी के लिए कुछ करना है। जो आदमी MBA करके नौकरी कर रहा है उसको कलेक्टर की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, वो कलेक्टर ऑफिस कभी भी नहीं जाएगा। जो आदमी दुकानदार है, हो सकता है वो कभी अपनी दुकान खोलेगा, अपनी दुकान करेगा, मुनाफे से अपना काम चलेगा, उसको कलेक्टर से क्या लेना देना। कलेक्टर के यहाँ 2 ही व्यक्ति जाते हैं, एक तो जिनको वाकई में ज़रूरत होती है और एक जिनको देश को लूटना होता है वो जाता है, कलेक्टर को रिश्वत देने के लिए जाता है।
कि मुझे लूटना है, अपन दोनों मिल के लूटेंगे, तुम इस कागज पे सिग्नेचर कर दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं या 10 लाख रुपए देता हूं। या तो वो कलेक्टर ऑफिस जाता है, या फिर जिसको जरूरत है कलेक्टर से, सरकार से किसी मदद की आवश्यकता है, वो कलेक्टर ऑफिस में जाता है। 2 ही तरह के लोग जाते हैं। बाकी आम आदमी को कोई लेना देना नहीं होता कलेक्टर से। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को कलेक्टर से कोई लेना देना नहीं, कभी काम नहीं पड़ता उसका। कई लोग 3-3, 4-4 कलेक्टर बदल जाते हैं। कई लोगों को नाम ही पता नहीं चलते हैं कि हमारा कलेक्टर कौन है, क्योंकि उनको काम ही नहीं है उनसे। तो प्रशासन की जरूरत ही उसी को होती है। तो हम आपको अब उन अमीर लोग जो सूटकेस लेके आएंगे उनके बारे में तो नहीं पढ़ा सकते ना, तो उसी के बारे में पढ़ाएंगे जिनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए उसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी है जो उनके स्वभाव वाली समस्याएं, उनका भोलापन देख करके उनको लूटा जाता है। शहरों में भी आते हैं तो उनको लोग कम मजदूरी देते हैं। शहर का मजदूर होगा और एक आदिवासी मजदूर होगा तो उसको कम मजदूरी बताई जाती है, आदिवासी। ठीक है, चाइल्ड लेबर भी इसलिए होता है ना, चाइल्ड लेबर का हमने बताया था वो क्लास में, आपने देखा हुआ है। छोटे बच्चों को इसलिए क्योंकि वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती उनमें, बार्गेनिंग नहीं कर पाते वो, इसलिए कम मजदूरी देते हैं उनको। बहुत सारा काम करा लेंगे एक छोटे बच्चे से और उसको 200 रुपया पकड़ा देंगे। वैसा ही आदिवासी के साथ भी करते हैं, तो शोषण बहुत होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के साइकिल होते हैं। हमेशा एग्जाम में लिखिए, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आए, सोशल इश्यूज वाला क्वेश्चन आए, तो एक होता है विशियस साइकिल, एक होता है वर्चुअस साइकिल। 2 तरह के साइकिल होते हैं। विशेष साइकिल उसको बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं दुष्चक्र। जैसे गरीबी का विशेष साइकिल, गंदगी का विशेष साइकिल। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री यही बोलते थे ना कि स्वच्छ बनोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो फिर पैसा बचेगा, तो वो आदमी अमीर हो जाएगा धीरे धीरे। तो स्वच्छता अभियान का नारा यही था, वर्चुअस साइकिल। स्वच्छता की बात करोगे तो वर्चुअस साइकिल एक वर्चू है। स्वच्छता जो है, साफ सफाई जो है, वो एक वर्चू है, क्लीनलीनेस। तो ये अगर हैबिट में आ जाए तो आदमी बीमारी से बचता है, बीमारी में फिर इलाज का पैसा नहीं लगता तो उसके पास पैसा बचने लगता है। देश अगर स्वस्थ हो जाए और स्वच्छ हो जाए तो बाहर से टूरिज्म बढ़ जाएगा, बाहर के लोग यहाँ आना पसंद करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी, मन लगने लगेगा लोगों का काम में। ऑफिस के आसपास साफ सफाई होगी तो 5 बजे के बजाय 7 बजे तक रुकने लगेंगे, क्योंकि बदबू नहीं आती। नहीं तो आदमी 3 बजे भागना चाहेगा क्योंकि पास में ही बदबू आ रही है। जानवर कोई मरा पड़ा है किसी ऑफिस के पास में और अगर उसको उठाया नहीं गया तो लोग कहेंगे हम घर से कर लेंगे, अभी 2 दिन ऑफिस नहीं आएंगे, या आएंगे तो 1-2 घंटा रुक के चले जाएंगे, यहाँ बैठा नहीं जा रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गंदगी से विशेष साइकिल तैयार होगा और स्वच्छता से वर्चुअस साइकिल तैयार होगा। बात समझ में आई? गुणवत्ता वाला एक दुष्चक्र है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 2 प्रकार के साइकिल लिखिए मेंस की राइटिंग में। जब तक आप साइकिल नहीं बनाएंगे, जब तक आप टेबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप कैटेगराइज नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया अलग अलग लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन करके लिखिए, जब तक आप ये सब नहीं करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। केवल पैराग्राफ में लिखते रहने से मार्क्स नहीं मिलते। आपको चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, टेबल बना के लिखना आना चाहिए, साइकिल बना के लिखना आना चाहिए। दोनों तरह के साइकिल, पॉइंट्स लिख करके 1, 2, 3, 4, 5 क्लिक करके भी कर सकते हैं, बुलेट बना के भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करके हेडलाइंस को लिखना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग में आएंगी, तब जा करके वो विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसको दिखेगा कॉपी चेक करने वाले को। तो इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। तो यही वाला क्वेश्चन लिख लीजिए कि ट्राइब्स कौन होते हैं, जनजातियां कौन होती हैं, जनजातियों की क्या समस्याएं होती हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल पीपल, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिखिए, सरकार ने क्या क्या किया है अभी तक उनके लिए। तो ट्राइबल पॉलिसी, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज,
स्कीम्स, वो सब लिखिए। और फिर लास्ट में कुछ चिंताएं या लिखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट 50 ईयर 75 ईयर से ये सब कर रही है, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो कारण गिनाइए, क्या कारण है? तो इसका मतलब है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जंगलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ तक मोबाइल के टावर, उतने कनेक्टिविटी नहीं है, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कार्यान्वयन, पॉलिसी बन गई, कानून बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने वाली एजेंसियां उतनी सक्षम नहीं हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है अच्छा खासा मटेरियल समझ में आया होगा। अब आपको डेटा कलेक्ट करना है इनमें, ये जो चीज़ें मैंने बताई पॉइंट्स, इसमें डेटा, तब जाकर के पूरा आंसर बन। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने जो बताया अभी तक, वो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। फिर स्पेसिफिक कभी आ जाए कि क्रिमिनल ट्राइब का मामला है, नोमैडिक ट्राइब का मामला है, डिनोटिफाइड ट्राइब हैं, कभी कभी स्पेशल टर्म आएंगे। तो व्हाट आर डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, तो कुछ लैंग्वेज लिख लीजिए, टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए। डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स क्या होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स क्या हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, कई बार इस लैंग्वेज में आ जाएगा। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कौन है? वनों में निवास करने वाले। अभी भी फूड गैदरिंग और कलेक्शन पर, फूड कलेक्शन पर। और हंटिंग ट्राइब कौन कौन सी हैं? अभी भी जो हैं, जो शिकार करके जीवन चलाते हैं, हंटिंग ट्राइब, हंटर गैदरर्स। ये इतने डायमेंशन है, ये सब आप करोगे तब जा करके। तो यहाँ मैं 2 दिन में आपको क्लास लेता हूँ, इतना गाइड कर दूंगा आपको, सिर्फ उस 2 दिन में जो बताया गया उसी का पीछा पकड़ के रखना है, तब भी आप 1 साल में IAS हो सकते हैं। बट ईमानदारी से करना पड़ेगा, उसमें अपनी अकल कुछ नहीं लगाना ज़्यादा कि नहीं चल जाएगा। फिर आप बाहर चले गए, आप गाइडेंस से बाहर चले गए, तो फिर अब आप अपना अपना देख लो, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने बताया कि ये सप्ताह भर में कर लो, और अगर आपने कर लिया तो 1 साल में कोर्स भी पूरा हो जाएगा, लिखने लायक भी बन जाओगे और IAS भी हो जाओगे। और कुछ नहीं होता, दूसरी क्लास वाले और कुछ नहीं कराते, वो मटेरियल तो PDF के तौर पे। अब पहले क्या था, एक भेदभाव था, पहले वो मटेरियल अवेलेबल करा देते थे, बाकी लोगों को नहीं मिलता था। अब तो सबके पास है, अब तो वो समस्या है नहीं, वो आपके पास भी है। जो कोचिंग पढ़ रहा है बच्चा, जिसके पास वहाँ दिल्ली में है, वही चीज़ आपके पास भी है, NCERT आपके पास भी है, नोट्स आपके पास भी हैं। अब रही बात गाइडेंस की, तो वो हम दे रहे हैं, क्या करना है। अब यही चीज़ गूगल पे सर्च करते जाइए, सबके आगे PDF लिखते जाइए, सबके PDF मिल जाएंगे आपको, जितना भी मैंने लिखवाया सबके PDF, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, जो अच्छा समझा रहा हो उसका सुन भी सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको बस एक 24 घंटे का टाइम टेबल चाहिए ना, 1 सप्ताह का टाइम टेबल चाहिए। तो इस 2 दिन में हम बना देंगे कि अगले सप्ताह भर करना क्या है आपको। तो आप वो हमारे गाइडेंस में करते रहिए, एक दिन रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। जितने भी लोगों ने पूरा विश्वास करके फॉलो किया है, उन सब के अच्छे रिजल्ट आए। जिनने नहीं किया है वो अभी भी घूम रहे हैं, कुछ यहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो बहुत आसान है, अलग से कोई जादू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली चले गए और बहुत बड़ी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली तो वो कुछ गोल के पिला देंगे, नहीं। करना आपको, वहाँ पे भी आप ही को करना है। तो मुझे लगता है ट्राइब्स के बारे में एक अच्छा मैटर आपको मिला है।
कि क्या क्या आपको करना है। तो इतना कर लीजिए पर्याप्त, इससे ज़्यादा करेंगे नहीं, ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाओगे। ज़्यादा कर भी लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैं एक बार और बता देता हूँ, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29 आदिवासियों को अपना कल्चर संभाल के रखने के लिए 29, 21 वही राइट टू लाइफ, अनटचेबिलिटी, फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, अवसर की समानता, ये सब चीज़ें तो रहेंगी। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, फंडामेंटल राइट्स। 46 उधर SC ST के बच्चों के लिए शिक्षा DPSP में 46 उधर। और उसके बाद आ जाइए आप 338A यानी कि ST कमीशन, और फिर 371G और H और वो जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं उनके लिए जो बनाया हुआ है वो सब आर्टिकल 370 के वैसा। तो आर्टिकल 371 AFG के आसपास वाले हैं वहाँ आपको मिलेगा। और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5th और 6th शेड्यूल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। और स्टैट्यूटरी प्रोविजन में फॉरेस्ट राइट एक्ट, बाकी IPC, SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो जाएंगे। वैधानिक यानी संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक प्रावधान, संसद ने कानून बना करके जो सुविधाएं दी है, प्रोविजंस बनाए हैं, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। वैधानिक विधान बना करके, विधानमंडल कौन है? संसद। और उसके अलावा फिर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो फॉरेस्ट पॉलिसी, ट्राइबल पॉलिसी, जनजाति नीतियाँ, स्टेट वाइज भी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट की। तो ये सब किए हुए काम है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हेल्थ में। हेल्थ, स्वास्थ्य, सोशल इश्यूज में हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है हेल्थ। और कोविड के समय बहुत रिलेवेंट था क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे थे। पोल पट्टी बाहर आ गई ना अचानक से। जैसे कई लोगों के घरों में जब पूरी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होते तो 8-10 मेहमान आ जाते हैं तो फिर अरेंजमेंट में दिक्कत आने लगती है। तो बाहर आ जाता है कि क्या क्या कमी है, सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं। बर्तन पर्याप्त नहीं है, पानी पीने का ग्लास पर्याप्त नहीं है, चाय पीने का कप पर्याप्त नहीं है, ओढ़ने बिछाने के कपड़े नहीं हैं, बिस्तर नहीं है। तो समझ में आता है कि नहीं आता? तो वैसे ही कोविड के आने से पूरे देश का जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउट हो गया। पता चल गया कि हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि किसी भी महामारी के लिए निपटने के लिए तो किसी भी स्थिति में हम तैयार नहीं हैं। जिनके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे वो भी पता चल गया, जिनके पास थे और चलते नहीं थे वो भी पता चल गया, और थे भी और चलते भी थे तो चलाने वाला नहीं था क्योंकि उसे आता नहीं इसको चलाते कैसे, वो भी समझ में आ गया। आपने जगह जगह पर वो अग्निशमन यंत्र देखे होंगे, जगह जगह पे एक लाल सिलेंडर रखा रहता है। लेकिन किसी दिन आग लगेगी तभी समझ में आएगा ना कि वो चलता भी है कि नहीं। आग लगेगी तो समझ में आएगा। तो अधिकांश जगहों पर आप देखोगे कि वो चलते नहीं, एक्सपायर कर गए, एक्सपायरी डेट निकल गया उनका, उसके बावजूद वो वहां टंगा हुआ है। यानी वाकई में आग लगेगी तब वो काम नहीं आना। तो हमारा हेल्थ सिस्टम भी पूरा पूरा ऐसा ही है। तो हेल्थ की डेफिनेशन, सबसे पहले टॉपिक जब भी शुरू होगा हेल्थ की डेफिनेशन। व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य होता क्या है? सामान्य क्रियाएं हम लोग कर सकें आनंद पूर्वक, बिना किसी दुख दर्द के, कठिनाई के, जीवन की सामान्य प्रक्रिया को चला सकें। सुबह उठना, सोना, दिन भर काम करना, बिना रोग के, बिना बीमारी के,
बीमारी है तो दवाई खा करके भी कर सके तब भी हम हेल्दी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसलिए बोलते हैं उसको जीवन रक्षक दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसको कहते हैं हेल्थ। तो इसमें बस यही है सबसे पहले कि हमारे यहाँ चुनौतियाँ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो होना क्या चाहिए, तो होना में तो बहुत ये होना चाहिए कि सबसे पहले डेटा, जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके बाद डेटा, कितने बीमार हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कितने डॉक्टर हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से 1000 लोगों पे एक डॉक्टर, बट हमारे यहाँ 1400 लोगों पे एक डॉक्टर। भारत में तो डॉक्टरों की भीड़ है, उसके बावजूद 1400 लोगों पर एक डॉक्टर, 1450 लोगों। बट वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है क्या? नहीं है, काम के डॉक्टर नहीं है, उनमें क्वालिटी में दिक्कत है। अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर सब विदेश चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये एजुकेशन में बताएंगे हम। ब्रेन ड्रेन होता है हमारे यहाँ से, विदेश चले जाते हैं। तो हेल्थ का डेटा ले लीजिए सबसे पहले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होती है, टर्शरी हेल्थ केयर क्या होती है। सो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बिल्कुल सर्दी खांसी बुखार वाला जो हेल्थ केयर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर। ओपीडी वाला, जिसमें पेशेंट आएगा और पर्ची लिखाएगा, दवाई लेके घर चला जाएगा, ओपीडी। दूसरा होगा जो जिसको एडमिट करना पड़ेगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसका छोटा मोटा ऑपरेशन होना है, जिसको एडमिट करके रखना पड़ेगा कुछ दिन, तब जाकर के वो ठीक होकर के जाएगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर। और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए वो रेफर के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स पे। गांव में तो आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर का मिलेगा नहीं, तो या तो तहसील लेवल वाला होगा, विकासखंड ब्लॉक लेवल पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा, या फिर स्टेट की कैपिटल या इंदौर भोपाल जैसे किसी शहर के तो 2 टायर 3 टायर सिटीज में जाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जो बड़े कैंसर हॉस्पिटल में, टाटा रिसर्च में जाना पड़ेगा, टाटा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा कैंसर के लिए, मुंबई जाते हैं ना लोग, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं अलग अलग तरह की बीमारी के लिए। ब्रेन ट्यूमर के लिए मानेसर जा रहे हैं, तो हार्ट के लिए लोग और कहीं दूसरी सिटीज़ में भागते हैं। तो हेल्थ केयर की क्या स्थिति है, एम्स हॉस्पिटल्स की शुरुआत कब हुई थी, भारत में कितने हॉस्पिटल्स थे, एम्स की शुरुआत, फिर एम्स कहाँ कहाँ बने। रिसर्च सेंटर्स, कितने रिसर्च सेंटर्स हैं, हेल्थ रिसर्च सेंटर्स। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लिखना पड़ेगा, डेटा में लिखना पड़ेगा। पेशेंट कितने होते हैं, कितनी मैटरनिटी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है, MMR होती है, वो कितनी होती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR, वो कितने, क्योंकि यही तो हेल्थ को बताएगी, यही तो डेटा है, स्टेटिस्टिक्स। तो आपको हेल्थ के स्टेटिस्टिक्स लिखने हैं, सांख्यिकी, IMR कितनी है, MMR कितनी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी होती है, हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरी होती है, प्रीनेटल केयर, ड्यूरिंग नेटेलिटी एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी प्रसव पूर्व की केयर कितनी होती है, इम्यूनाइजेशन का डेटा, वैक्सीनेशन का डेटा, मदर को कितना वैक्सीनेशन हुआ है, बच्चों को कितना वैक्सीनेशन हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हेल्थ में। फिर पैरामेडिकल स्टाफ,
नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी का स्टाफ, फार्मास्यूटिकल का स्टाफ, ये सब पैरामेडिकल वाले और दूसरी चीज़ें सपोर्ट में लगेंगी। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, कितने हॉस्पिटल है वहाँ पर एक्सरे है, कितने हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन है, ये सारी चीज़ें। तो ये डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, पीएससी कितने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं भारत में, वो नंबर, तो ये मिलेगा आपको इंडिया 2023 मैगजीन, इंडिया ईयर बुक सरकार की। इंडिया ईयर बुक लेंगे तो वहाँ आपको ये डेटा मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको नेट पे, सब तरह का डेटा मिल जाएगा। वो कलेक्ट करके रखिए। हेल्थ टॉपिक में जाएंगे, हेल्थ में वो आएगा। फिर आएगा दूसरी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे कि आयुष डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा है, हाँ, तो ये आयुष वाला, होम्योपैथी है, तो ऑल्टरनेटिव। फिर डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मंत्रालय है, कौन कौन सी काउंसिल है, कौन कौन से बोर्ड हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। और अब तो नया एक्ट ही आ गया, एक नया बोर्ड ही बन गया, मेडिकल बोर्ड, इंडिया नेशनल मेडिकल बोर्ड, NMB, नेशनल मेडिकल कमीशन, सॉरी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नया कंसेप्ट। पहले काउंसिल थी, परिषद थी, अब क्या हो गया, कमीशन, अब कमीशन बन गया। तो उसके ऊपर पूरा लिखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन। 25 मेंबर्स होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन में, 25 मेंबर्स होंगे। डिफरेंट स्टेट से रोटेशनल सिस्टम्स, सो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट का कई बार नहीं भी रहेगा, क्योंकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ज़्यादा हैं, रिप्रेजेंटेशन कम है, सो फेडरल सिस्टम को भी चैलेंज करता हुआ रहेगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और पूरा वो है, तो सेंटर ही अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, तो उन्हीं का चलेगा। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी उसके, तो उसके ऊपर भी लिखिए, पूरा शॉर्ट नोट लिखिए, शॉर्ट नोट नहीं बल्कि एक 150 वर्ड में नोट्स बनाइए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के ऊपर एक नोट्स बनाइए 150 वर्ड का, वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो क्या क्या लिखोगे, मेंबर्स, उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, उसके काम, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है कमीशन बनाने के, और चैलेंजेस, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आ रहा है हेल्थ का। फिर आएगा रूरल हेल्थ मिशन, NHM, RHM, UHM, RHM था ना पहले, अब उसको NHM बोलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। पहले दो था, UHM अर्बन हेल्थ मिशन एंड RHM रूरल हेल्थ मिशन, दोनों को मर्ज कर दिया, तो आजकल उसका नाम है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। जो मिशन संचालक के मिशन डायरेक्टर है यहाँ भोपाल में बैठते हैं, NHM। उसी के तहत आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो आशा कार्यकर्ता के ऊपर 100 वर्ड, हर गांव में जो 25 से 45 साल की महिला है उसको आशा कार्यकर्ता, 8वीं तक पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसको आशा कार्यकर्ता बना देते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, लोगों को इंस्टीट्यूशन तक यानी कि हॉस्पिटल तक लाने का काम करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं और अवेयरनेस फैलाती हैं, प्रेगनेंसी के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर, पोस्टनेटल केयर के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, वैक्सीनेशन के बारे में बताती है, वैक्सीन लगाने के बारे में बताती है। क्योंकि सरकार की जो वैक्सीन आती है वो काफ़ी सस्ती होती है, 20 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जो अगर पैसे वाला आदमी है तो 10,000 रुपए की वैक्सीन होती है।
वही वैक्सीन 10,000 रुपए की होती है, उससे पेन भी नहीं होता और उससे बहुत सारी बीमारियों से ज़िंदगी भर बचा रहता है बच्चा, उसको बीमारियां होती नहीं है क्योंकि उसकी वैक्सीन बहुत अच्छी क्वालिटी की। लेकिन ये सब लोगों को पता नहीं होता, पैसे वाले लोगों को भी गांव में पता नहीं होता, नहीं तो वो शहर जा कर के 10,000 वाली लगवा लेंगे। तो ये वाला काम भी उनका है कि वो सब तरह की जानकारी देंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, सबके बारे में समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक एक का रोल आपको लिखना है। फिर आती प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आपने बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे ऐसे जगह जगह पर प्रचार देखा होगा। जन औषधि योजना और कुछ नहीं, जनरली इंग्लिश में हम लोग उसको जानते हैं जेनेरिक डिजीज, जेनेरिक मेडिसिन, उसी को जन औषधि लिखा है, हिंदी में जन औषधि लिखा है। सो व्हाट आर जेनेरिक? जेनेरिक मीन्स ओरिजिनल सॉल्ट जो होता है वो जेनेरिक मेडिसिन होता है, वो बहुत सस्ता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको ब्लड प्रेशर के लिए बताऊं तो एटेनोलॉल होता है और एम्लोडिपिन सॉल्ट होता है। तो एम्लोडिपिन, एटेनोलॉल और भी बहुत सारे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा देश भर में डॉक्टर लिखते हैं। तो जो सरकारी अस्पताल में आपको फ्री मेडिसिन मिलता है वो जेनेरिक मेडिसिन होता है, उसमें वो सॉल्ट दिया रहता है 5 mg, 10 mg, 2.5 mg, जो भी होगा, 0.25 mg, जो भी उसकी क्वांटिटी प्रेस्क्राइब्ड होती है। तो ओरिजिनल वो सॉल्ट होता है, वो सस्ते से रेपर में लपेटा हुआ होता है, वाइट कलर की ज़्यादातर टेबलेट होती है, जबकि मार्केट में जो टेबलेट मिलती हैं वो कलरफुल होती हैं, उनके ऊपर कलरफुल रेपर्स होते हैं, उनके पैकेट भी काफ़ी फैसिनेटेड वो वैसे होते हैं, तो वो महंगा बना देते हैं, 10 टाइम्स महंगा हो जाता है मार्केट की कंपनी वाला ड्रग्स जो होता है। जैसे किसी पति पत्नी दोनों को अगर डायबिटीज़ है और उनका जो 1 साल का बजट है वो 70 से 90 हज़ार तक जाएगा टेबलेट्स का, डायबिटीज़ की टेबलेट्स, अगर वो मार्केट से खरीदेंगे। और अगर वो जेनेरिक मेडिसिन खरीदेंगे तो 5 से 6 हज़ार में काम हो जाएगा। बात समझ में? इतना सस्ता होता है, इतना अंतर होता है, 20 गुना अंतर होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आया समझ में। तो हमारे यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवाई योजना, तो हॉस्पिटल में लाइन में लग कर के जो दवाई मिलती है, जो डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग कोई कंपनी का नाम नहीं लिख सकते। तो एम्लोडिपिन चलाने वाले एम्लोसेक, एम्लोडेक, एम्लोजेक, ऐसे 50 तरह के नाम लग लेते हैं, एमिलेक, 3-4 नाम तो शुरू के वो रखना पड़ते हैं, बाकी वो अपने हिसाब से टेल जो सफिक्स और हम लोग बोलते हैं ना सफिक्स बोलते हैं, तो वो चेंज कर देते हैं, प्रीफिक्स वही रहेगा, सॉल्ट का नाम रहेगा, वो प्रीफिक्स बना लेते हैं, सफिक्स चेंज कर देते हैं। तो मार्केट में 50 तरह की कंपनियां 50 तरह का टेबलेट सजा के रखती है। जनरली किसी डॉक्टर के आसपास का मेडिकल होगा तो वो जो डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर को वो एक सूटकेस दे देगा, एक लैपटॉप दे देगा, कंपनी वाला कुछ ऐसा गिफ्ट दे के आता है, या नगद पैसा भी देते हैं कुछ लोग, कुछ फ्री मेडिसिन भी देते हैं। फ्री मेडिसिन तो सभी देते हैं, सैंपल वाली कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो कॉपी तो सभी को मिलती है, जैसे टीचर्स को भी किताब मिलती है वैसे दवाई उसको मिलती है, लेकिन वो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स कहाँ से आते हैं? वो जो 20 टाइम्स प्राइस इंक्रीज किया है उसी में से वो गिफ्ट्स का पैसा भी निकल करके आता है। उसके आसपास आपने एमआर देखे होंगे, आप किसी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ देखें, 15-20 लोग टाई वाई लगा के खड़े रहते हैं शाम के समय। ये वो कंपनियों के लोग हैं जो उनको बताते हैं कि ये वाली टेबलेट हमने आसपास की मेडिकल की दुकानों पे बांट दी है, अब आप यही लिखा करो और ये लैपटॉप पकड़ो, ठीक है। और इसमें हमने ये कर दिया है। दरअसल ओरिजिनल सॉल्ट का कमाल होता है, जो हॉस्पिटल में फ्री में मिल रहा है वो भी वही काम करेगा, और वो जो बाहर पैसे में मिल रहा है वह भी वही काम करेगा। तो जेनेरिक मेडिसिन यदि खरीदी जाएं तो गवर्नमेंट फ्री भी दे सकती हैं। तो निःशुल्क दवाई वितरण, फ्री ड्रग्स जो दी जाती हैं वो जेनेरिक मेडिसिन,
इसके लिए पूरे इस गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि पहले भी कोशिशें हुई थी पर वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू हुई थी, क्योंकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो किसका है, स्टेट का। स्वास्थ्य जो विषय है वो राज्य का विषय है। यहाँ केंद्र सरकार ने पहल की है और नाम रखा है उसका प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि जेनेरिक ड्रग्स जो है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, कंपनियों का, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का रोल कम हो, ताकि सस्ती दवाइयाँ आराम से मिल सकें। ठीक है, तो अगर आप एजिथ्रोमाइसिन मार्केट से लेंगे 75 रुपए की 3 गोली, एजिथ्रोमाइसिन फ्री आपको हॉस्पिटल वाला दे देगा, उसको 20-20, 25-25 पैसे में पड़ी है, 75 पैसे में वो आपको दे देगा। 100 गुना ज़्यादा महंगी है मार्केट में। अगर वो एजिथ्रोमाइसिन भी खाई तब भी आपके गले की खराश चली जाएगी, वहाँ पे भी चली जाती है, दोनों से जाती है, क्योंकि वो सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। एजिथ्रोमाइसिन सॉल्ट का कमाल है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपकी मेडिकल की पढ़ाई भी हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो प्रधानमंत्री जन, अब आइए थोड़ा सा इंश्योरेंस वाले पे आ जाते हैं। पीएम जय योजना, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना तो जो खास करके कम आय वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ फिर स्टेटिस्टिक्स में आ जाइए कितने लोगों को ये दिया जा रहा है, कितना है। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक फैमिली को 1 साल में उसमें फ्री होगा। जो भी है, और भी कुछ नियम होंगे तो आप उसको पढ़िए, इसके ऊपर भी नोट्स बनाइए। चैलेंजेस फिर वही रहेंगे, इलिटरेसी है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो 4A लिख लीजिए, 4A आपको सभी में डालने हैं, बताए थे उसमें कौन कौन से। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, हाँ, अकाउंटेबिलिटी और अवेयरनेस। ये 4A फिक्स है। अवेयरनेस, फर्स्ट अवेयरनेस। ये 4A ना, इंडिया के जितनी प्रॉब्लम्स है उन सब में 4A लिख देना आप। ये 4A लिख देना। पहला अवेयरनेस, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, जागरूकता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं है उनके पास, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आर्थिक क्षमता नहीं है। अवेयरनेस है बट आर्थिक क्षमता नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच नहीं है, उनकी पहुंच में ही नहीं है। जैसे कई व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, एक तो वो जिनमें अवेयरनेस नहीं है इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा पाए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरे में अवेयरनेस तो है लेकिन पैसा देने की क्षमता नहीं, अगर पैसे में मिल रही है तो, अफोर्डेबिलिटी। तीसरा एक्सेसिबिलिटी, पैसा भी है, जानकारी भी है, लेकिन कोई लगाएगा कौन, ये नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एडाप्टेबिलिटी क्या था, अकाउंटेबिलिटी, यस, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय नहीं है किसी की भी। और लास्ट में क्वालिटी, फाइनली क्वालिटी। 4AQ, इसको लिख लीजिए 4AQ। अब ये वाला जो फार्मूला है ये हर आंसर में काम करेगा, कोई सा भी आंसर, जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस लिखने हैं, शॉर्ट कमिंग्स लिखनी है, ये 4 लिखिए, ये 5, ये चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, विमेंस प्रॉब्लम हो, एल्डरली पर्सन हो, ट्रांसजेंडर, सब कुछ यही है, सब जगह पे यही काम करेगा। ये वाला फार्मूला तो आप लिख सकते हो, फिर वो विशियस और वर्चुअस साइकिल हर जगह डाल सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने एक ढांचा बता ही दिया आपको, डेफिनेशन देनी है, स्टेटिस्टिक्स देने हैं, ये करना है, तो ये हो गया आंसर। यही तो, ये प्रभावी आंसर हो जाता है, ऐसा लगता है जोरदार आपने लिखा है और आप बहुत विद्वान हैं जबकि हमने बता दिया शॉर्ट में आपको कि ऐसा कर लीजिए। इसके अलावा आप बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इनके आसपास घूमते हैं और मेंस में यही लिखना है।
तो आप तैयार कर भी लोगे और अगर लिख नहीं पाए तो कोई मतलब तो है नहीं उसका। क्लियर? तो ये चीज़ है हेल्थ के मामले में। अब थोड़ा सा हेल्थ के मामले में दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, भारत में लगभग 4.5-5 करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। वैसे तो 21 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अंडर रिपोर्टिंग है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, बताते नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। लोग हंसेंगे, स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है ना, उसके साथ स्टिग्मा लगा हुआ है। स्टिग्मा लगा हुआ मतलब लोग चिढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं इनका लड़का मेंटल है, यही मेंटल है, मेंटल प्रॉब्लम, दिमाग खराब है। तो कुछ का तो पता चलता है जैसे डाउन सिंड्रोम है या और कोई, लेकिन और जगह पर कई जगह जिनका कि मन नहीं लगता या याददाश्त कमज़ोर है या फिर दिमाग ठीक से नहीं चलता, तनाव रहता है, डिप्रेशन है, तो ऐसे लोग तो दवाइयाँ तो खाते हैं, साइकेट्रिक्स को भी दिखाते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। मनोचिकित्सक को दिखा के आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। बताने में थोड़ा सा हिचक रहती है, हेजिटेंसी। जो वैक्सीन हेजिटेंसी वर्ड शुरू किया था वो मेंटल हेल्थ में बहुत है। तो वही फिर से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिनेशन, फिर स्टैटिस्टिक्स, भारत में कितने लोग हैं, रूरलाइजेशन ज़्यादा है कि अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया में ज़्यादा है या रूरल एरिया में ज़्यादा है? रूरल में ज़्यादा है बट वो डिटेक्ट नहीं होते, रिपोर्ट नहीं होती। अर्बन में है लेकिन वो ज़्यादातर रिपोर्ट हो जाती, लोग दिखा देते हैं इंस्टीट्यूशन में, किसी न किसी में जाके दिखा देते हैं। तो क्या है ये चीज़ जो प्रोडक्टिविटी को कम करता है, राष्ट्र के जीडीपी को कम करेगा। और ये चारों चीज़ें तो यहाँ पर भी काम आएगी। अवेयरनेस नहीं है, एडेप्टेबल, ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम तो हो गई लेकिन पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट नया एक्ट लेके आई है मेंटल हेल्थ केयर का, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाना अब थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। पहले हर किसी को आसानी से इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे, अब उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। और पहले मसल रिलैक्सेंट वगैरह सब आपको देना पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें उसको सपोर्ट करना पड़ेगी, तभी जा करके आप इलेक्ट्रिक शॉक तक पहुंच सकते हो, क्योंकि बहुत टॉर्चरस होता है। और उसी से कई लोग और उल्टा और ज़्यादा बीमार हो जाते थे। तो अब आपको बाकायदा एक बोर्ड होगा, वो बोर्ड जब सर्टिफाइड करेगा, बहुत ही रेयर कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में, ज़्यादा सीवियर अगर डिजीज़ है, तभी जा करके आप इलेक्ट्रिक शॉक तक जाओगे। बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम, कॉजेज क्या है, कारण क्या है? सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं बच्चों से, खास करके सुसाइडल प्रॉब्लम इसी से आती है। बच्चों में सुसाइड जो बढ़ता है ना, आप जब भी 10th का 12th का रिजल्ट आता है उसके आसपास सुसाइड करने की खबरें बढ़ जाती है न्यूज़पेपर में, रिजल्ट्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस। इसको एक को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन, सापेक्षिक कमी। सापेक्षिक कमी का मतलब है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है, इसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, मेरे बच्चे का नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, इसका हो गया। रिलेटिव डेप्रिवेशन, ये लिखिएगा, मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब कोई अंबानी का एंटीलिया लेके बैठ जाए तो डिप्रेशन आना ही है, क्योंकि वो तो अंबानी के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो इसी से चिढ़ता रहे, परेशान रहे कि मेरे इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, तो पागल होना ही है उसका। तो ऐसे ही किसी का दुकान चल गया, किसका नहीं चला, किसी की जॉब लग गई, किसी की नहीं लगी, तो सोसाइटी में ये बहुत है, क्योंकि स्टिग्मा लग जाता है कि इसके बच्चे का हुआ नहीं है अभी तक। इसलिए आप लोगों को भी बोलते हैं कि नहीं, पीएससी वैसी मत करो, होगा नहीं, कोई दूसरा काम धंधा ढूंढो। अधिकांश लोग जो पीएससी की तैयारी करने आते हैं उनको ही कांस्टेबल का भर दो, टीचर का भर दो, संविदा वर्ग 2, 3 वो भर दो, इसमें नहीं होगा। सोशल स्टिग्मा, स्टिग्मेटाइजेशन हो जाना, लोग क्या कहेंगे, ये
यही है प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की। इसलिए कोटा फैक्ट्री का वो जो देखोगे सीरीज, या वो कोटा में जो बच्चे जाते हैं और वहाँ उनके लिए काउंसलिंग की सुविधा की बात आती है। अब सब कोचिंग वालों को काउंसलर रखना पड़ते हैं, बताना पड़ता नहीं बेटा ये मेडिकल ही सब कुछ नहीं है, IIT ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं होती, इसके बाद भी दुनिया है ये नहीं होगा तो तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया तो बनी रहेगी ना, दुनिया से जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल हेल्थ खास करके सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी आता है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू करने के बाद वो वापस 15 लाख में आ जाता है। तो वहाँ आसमान से गिरे खजूर में अटके नहीं, खजूर में भी नहीं अटके, वो नीचे गिरता है बिल्कुल वहीं। फिर से प्रीलिम्स में, फिर से प्रीलिम्स पास करनी है, फिर से उसके ऊपर एक दबाव आ जाता है कि अगर उसने प्रीलिम्स पास नहीं किया तो कचरा है, उसको कुछ नहीं आता, जबकि वो इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, रिश्तेदार इसके सबसे बड़े व्यक्ति वो जो है कल्प्रेट, वो है रिश्तेदार, रिलेटिव्स रिलेटिव्स वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। पर उसको इंस्पिरेशन भी मानना चाहिए। आपको कोई कहने वाला तो है नहीं, तो आप करोगे क्यों? सुबह जल्दी उठोगे नहीं, आराम ही करते रह जाओगे। आपको मालूम है, अच्छा फलाना मौसा जी आया था, वो साला बदमाश, वो मुझे बोल के गया कि तू कभी नहीं बन सकता, तो फिर उसको नींद कम आती ना, वो पढ़ाई करता है। कोई कुछ बोलेगा नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, तो उसको पॉजिटिव मानिए, उसको अच्छा मानिए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़रूर नोट्स बनाइए। भारत में मेंटल हेल्थ की क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार एक्ट लेके आई है अभी। ठीक है, जगह जगह पर काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, खास करके यूथ के लिए, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं जनरेट कर पा रहे हो। पढ़े लिखे बच्चों के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, रोजगार के अवसर सरकार को भी पैदा करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। लोन वगैरह जो है, अब क्या होता है ना, बेरोजगार आदमी को उधर जॉब मिला नहीं, इधर जब लोन लेने जाता है तो बैंक वाला भगा देता है, तो 4-5 बैंक में चक्कर काटने के बाद में आदमी परेशान हो जाता है। रिश्तेदार उतना विश्वास करते नहीं, इतनी पूंजी देंगे नहीं कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस शुरू भी कर दिया तो चलेगा कि नहीं, उतना वो लौटा पाएगा कि नहीं, तो बहुत बड़ी रिस्क है। तो चारों तरफ खास करके मंदी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये सब डिप्रेशन का कारण है। तो ड्रग्स की सुविधा, ऐसे डॉक्टर्स की सुविधा, ऐसे काउंसलर की सुविधा, ठीक है ना। उसके अलावा परमानेंट, ये तो टेम्परेरी हुआ, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करेंगे, दुनिया भर की कंपनियां भारत में आए, अपना व्यापार करें, हमारे लोगों को नौकरी दें। ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो ये मेंटल हेल्थ स्पेशल चीज़। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने कुछ हेल्थ के इश्यूज जो है आपको गिना है। ठीक है, बाकी आप भी निकालिए। चलिए थोड़ा सा, वैसे टाइम भी हो गया, मुझे जाना भी है। ठीक है ना, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की